इस मैप पर हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे। इस मैप पर हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे। आप लोगों ने एक प्रश्न पढ़ा होगा, अपसौर और उपसौर। अपसौर और उपसौर, आपने ये प्रश्न एग्जाम में खूब देखा होगा कि अपसौर किसे कहते हैं, उपसौर किसे कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा कब होता है, दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़ा कब होता है। ये सारे प्रश्न एग्जाम में खूब बनते हैं, ठीक है। सर बोर्ड धुंधला दिख रहा है, प्लीज क्लियर करें। अब तो सही दिख रहा है ना, अब तो सही दिख रहा है। सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है श्वेता कटियार जी, ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्जाम में बैठेंगे प्रश्न मिलेंगे आपको यहां से। आपने देखा होगा कि एक प्रश्न आता है कि अपसौर किसे कहते हैं, उपसौर किसे कहते हैं, ठीक है। अपसौर किसे कहते हैं, उपसौर किसे कहते हैं, तो जरा हम लोग देखते हैं कि देखो एक दूसरा यहां से हम लोग उठाते हैं, ये वाला फिगर ले लेते हैं, ये वाला, ठीक है। हम लोग ये वाला ले लेते हैं, ये ज्यादा बेहतर। देखो इसमें सूर्य, दो प्रकार की गतियां होती हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा एग्जाम में, दो प्रकार की गतियां होती हैं। एक होती है परिभ्रमण गति, परिभ्रमण गति, और एक होती है परिक्रमण गति। परिभ्रमण गति और परिक्रमण गति। तो आप जरा हमें बताएंगे परिभ्रमण गति और परिक्रमण गति में क्या डिफरेंस होता है। परिभ्रमण गति और परिक्रमण गति में क्या डिफरेंस होता है। ध्यान रखना, जो परिभ्रमण गति होती है उसमें पृथ्वी क्या करती है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। अपने अक्ष के परता पृथ्वी की गति को परिभ्रमण गति कहते हैं। और पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर ये जो चक्कर लगाती है, इस गति को क्या कहते हैं, परिक्रमण गति। यानी कि परिक्रमण से याद रखना, परिक्रमा करना, परिक्रमा करना ही क्या कहलाता है, परिक्रमण कहलाता है। क्लियर। अब देखो यहां से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं कि साहब दिन और रात किस गति के कारण संभव होते हैं, साहब ऋतुओं का परिवर्तन किस गति के कारण होता है। ये प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में आता है और परेशान करता है ना। ये प्रश्न हमेशा आता है और परेशान करता है। तो हम लोग इस पर डिस्कस करते हैं कि क्या होता है घूर्णन गति और क्या होती है परिक्रमण गति। तो ध्यान रखना, जब पृथ्वी अपने अक्ष के परता घूमती है, ठीक है, ये किस प्रकार की गति है, अक्षीय गति है। यानी कि अक्ष के परता घूमती है, अक्ष के परता, ठीक है। और परिक्रमण गति में किसके परता घूमती है, सूर्य के परता। सूर्य के परता जो गति होती है उसे परिक्रमण गति कहते हैं। जैसे परिभ्रमण गति में क्या होता है, अब इसमें समझना, जो आप लोगों ने तीन रेखाएं देखी थी, तीन रेखाएं जो देखी थी, ये जो रेखा आप देख रहे हैं, ये रेखा कौन सी है, कर्क रेखा। ये कौन सी रेखा है, कर्क रेखा। ये रेखा है आपकी कर्क। और ये रेखा कौन सी है, विषुवत रेखा। ये है आपकी विषुवत रेखा, इक्वेटर। और ये वाली कौन सी है, मकर। अब देखो ये किस तरीके से काम करते हैं। ये आपके पोल्स हैं, ये क्या है आपके पोल्स, ये आपके पोल्स हैं। सूर्य की किरणें देखो किस पर लंबवत पड़ रही हैं। तो ध्यान रखना, जब पृथ्वी इस अवस्था में होती है, इसे कहते हैं, ये लिखा है आयनात। और ये कौन सा आयनात होता है, ये ग्रीष्म आयनात होता है उत्तरी गोलार्ध के लिए। उत्तरी गोलार्ध के लिए ये कौन सी अवस्था होती है, ग्रीष्म आयनात की अवस्था होती है। तारीख क्या होती है, 21 जून या 22 जून, ठीक है। 21 जून पर सूर्य की किरणें पृथ्वी के कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। ये प्रश्न एग्जाम में खूब पूछा जाता है, सूर्य की किरणें कर्क पर लंबवत कब पड़ती हैं, तो ध्यान रखेंगे 21 जून को पड़ती हैं, ठीक है। सूर्य कर्क रेखा पर कितने, देखो 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। हमारी पृथ्वी जो है कितने डिग्री अक्ष पर झुकी हुई है, अक्ष पर झुकाव, पृथ्वी का अक्ष पर झुकाव कितना आप लोगों ने कल पढ़ा था, कल आप लोगों ने पढ़ा था। और धुरी पर झुकाव पड़ा था, धुरी पर झुकाव पड़ा था।
तो धुरी पर झुकाव कितना है और अक्ष पर झुकाव कितना है, ठीक है। तो आप जानते हो कि धुरी पर आपका झुकाव कितना है 66.5 डिग्री और अक्ष पर कितना झुकाव है 23.5 डिग्री, है ना। ये हम लोगों ने कल डिस्कस किया था, ये हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि अक्ष पर पृथ्वी कितना झुकी हुई होती है 23.5 डिग्री और धुरी पर झुकी होती है 66.5 डिग्री। ये धुरी क्या होता है, कई सारे स्टूडेंट अक्ष को तो समझते हैं। जैसे मान लिया हम आपके सामने खड़े हुए हैं, ये हमारे पास पेन है और ये जो पेन है ये बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा है, और यदि इस पेन को हम इस प्रकार से झुका दें तो ये अपने अक्ष पर, अभी ये पेन बिल्कुल सीधा है तो अपने अक्ष पर सीधा है। अब ये पेन जो है जो झुकाया है अपने, ये अपनी एक्सिस पर है, यानी अपने अक्ष के परता है। मान लिया हम आपके सामने बिल्कुल सीधे खड़े हैं और यूं करके तिरछे हो जाएं तो हम क्या, अपने अक्ष पर झुकाव है हमारा। लेकिन अक्ष वाली बात तो साहब समझ में आती है, लेकिन कभी धुरी वाली बात नहीं समझ में आई कि साहब धुरी वाली क्या बात होती है, ये धुरी क्या होती है। आप जहां पर भी बैठे हैं, जिस स्थान से भी क्लास देख रहे हैं, उस स्थान से आप इमेजिन करना कि आप जिस स्थान पर बैठे हैं उस स्थान से आप देख रहे होंगे कहीं ना कहीं पंखा लगा होगा, ठीक है। अगर छत समान है तो आपने देखा होगा कि आपके दोनों कमरों में जो पंखा लगा है वो एक ही धुरी पर लगा है, यानी आपका जो पंखा है और जहां पर आप बैठे हैं उन दोनों की धुरी में मिसमैच है। पंखा ऊपर होगा, आप नीचे होंगे। तो यदि आपको भी उठाकर उसी पंखा के लेवल में पहुंचा दिया जाए तो आप और उस पंखे के बीच एक पैरेलल लाइन बन जाएगी, एक पैरेलल लाइन बन जाएगी, यानी कि 0 डिग्री एंगल बनेगा। जब आप पंखे के बराबर बैठे होंगे तो आपके बीच और उस पंखे के बीच एक पैरेलल लाइन होगी। क्लियर। अब यदि आप जहां पर बैठे हैं, मान लिया जमीन पर बैठे हैं, तो जमीन से जो पंखे का एंगल बनेगा, जमीन से जो पंखे का एंगल बनेगा उसी को धुरी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, धुरी कहते हैं। तो एक्चुअल में है क्या कि पृथ्वी हमारी सूर्य से इतना धुरी में झुकाव है, जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण क्या होता है, एक तो पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है, दूसरा सूर्य के परता भी झुकाव है। जब सूर्य के परता इसका झुकाव है, जिसके कारण जो सूर्य की रोशनी पड़ती है, अब देखिए सूर्य की रोशनी किस प्रकार से पड़ रही है। आप देख पा रहे होंगे कि सूर्य की रोशनी इस पार्ट पर पड़ रही है, इस वाले हिस्से पर तो सूर्य की रोशनी जा रही है, लेकिन इस हिस्से पर सूर्य की रोशनी नहीं जा रही है, इस वाले हिस्से पर सूर्य की रोशनी नहीं जा रही है। आप जानते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर भी तो घूम रही है, पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूम रही है और सूर्य के परता भी घूम रही है। तो पृथ्वी कितने प्रकार की गतियां करती है, 2 प्रकार की, और उन्हीं 2 प्रकार की गतियों में जो अपने अक्ष पर घूम रही है उसे तो परिभ्रमण गति कहते हैं। इसी परिभ्रमण गति के कारण ही ध्यान रखना क्या होगा, अभी देखो जिस हिस्से पर अभी रोशनी है 12 घंटे बाद यही हिस्सा किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, यही 12 घंटे बाद ये भाग इधर आ जाएगा। तो क्या हो गया, जो भाग अभी अंधेरे में था वह 12 घंटे बाद किधर चला जाएगा, रोशनी में चला जाएगा। इसलिए हमेशा याद रखना, जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तब क्या होते हैं, दिन व रात होते हैं, दिन व रात होते हैं, दिन व रात होते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि दिन रात किसके कारण होते हैं, परिक्रमण गति के कारण या परिभ्रमण गति के कारण। तो ध्यान रखना, परिभ्रमण गति के कारण। इसीलिए परिभ्रमण गति को दैनिक गति भी कहते हैं, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, दिन रात होते हैं, जिसके कारण इसे दैनिक गति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दैनिक गति भी कहा जाता है। क्लियर। हाँ, अच्छा, इसके बाद अब हम लोग बात करते हैं ये स्थिति कब होती है। तो ध्यान रखना, ये स्थिति कब होती है, 21 जून को। इसीलिए कर्क रेखा पर 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। और हम लोग कहाँ रहते हैं, उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं, इसीलिए उत्तरी गोलार्ध में तो दिन बड़ा होता है। ये वाला हिस्सा देखो ज्यादा दिख रहा है, तो जब ये वाला हिस्सा ज्यादा दिख रहा है तो यहां पर दिन क्या होगा, दिन बड़ा होगा।
और ये दिन कितना बड़ा हो जाता है, लगभग 14 घंटे का हो जाता है। दिन लगभग 14 घंटे का हो जाता है। आप लोग जानते हो जून में हम लोग सुबह काम करते हैं, दोपहर में बढ़िया एक नींद लेते हैं और उसके बाद शाम को फिर काम करने जाते हैं। इतना समय मिल जाता है। क्यों? क्योंकि दिन बड़ा होता है लेकिन रात जून महीने में हमारे यहाँ बहुत छोटी होती है, 10 घंटे की लगभग रह जाती है। हम लोग कब सोते हैं कब सुबह हो जाती है पता ही नहीं चलता। कभी नींद ही पूरी नहीं होती है जून महीने में, रात में अक्सर, है ना। अच्छा, इसके बाद हम लोग बात करते हैं किस पे? इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि पृथ्वी उत्तरी गोलार्ध में तो यहां पर दिन बड़ा हो रहा है, तो देखो दक्षिणी गोलार्ध में दिन कैसा हो रहा है? दक्षिणी गोलार्ध में दिन छोटा हो रहा है। जब दक्षिणी गोलार्ध में दिन छोटा हो रहा है तो देखो दक्षिणी गोलार्ध में रात बड़ी हो रही है। तो यहां पर ध्यान रखेंगे, दक्षिणी गोलार्ध में दिन कैसा होगा? दिन छोटा होगा। दिन कैसा होगा? दिन छोटा होगा। दिन छोटा होगा। दिन छोटा होगा। लेकिन रात कैसी होगी? ये रात वाला टॉपिक है, ये रात है। तो ये रात कैसी होगी? इधर रात बड़ी होगी। एक फिगर अगर आपने समझ लिया, रात बड़ी होगी। अगर एक फिगर आपने समझ लिया तो समझ लो सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। एक ही फिगर के माध्यम से पूरा गेम बनता है और यहां से एक क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में मिलेगा, आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। ये इधर क्या हो रहा है? यहां पर रात कैसी हो रही है? रात छोटी हो रही है। रात छोटी हो रही है। रात छोटी हो रही है, ठीक है। रात कैसी हो रही है? छोटी हो रही है यहां पर। अच्छा, इसके बाद जब पृथ्वी यहां से घूमते हुए कहां जाती है? यहां पर आ जाती है। तो यहां पर तारीख कितनी होती है? ये 23 सितंबर, ठीक है। तारीख कितनी होती है? 23 सितंबर। 23 सितंबर को पृथ्वी यहां पहुंच जाती है। अब सूर्य की जो किरणें हैं वह किस पर लंबवत पड़ने लगती हैं? ध्यान रखना, सूर्य की किरणें जो हैं वो विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। तो आपने यहां पर लिखा हुआ दिख रहा होगा कि विषुवत पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। तो सूर्य की किरणें लंबवत कब पड़ती हैं? 23 सितंबर पे। कहां पर? विषुवत रेखा पर। तो ये आपकी है विषुवत रेखा, ये है आपकी विषुवत रेखा, जिसे हम लोग इक्वेटर भी बोलते हैं। यहां पर लंबवत पड़ रही हैं, ठीक है। अब देखो यहां पर लंबवत पड़ती है तो एक चीज और ध्यान रखो, ये नॉर्थ पोल है। ये क्या है आपका? नॉर्थ पोल। और ये भी क्या है आपका? नॉर्थ पोल। आप लोगों ने तमाम शास्त्रों में, साहित्यों में सुना होगा कि एक ऐसा भी स्थान है पृथ्वी पर जहां 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। तो आज आप देख लो वाकई में कौन सा स्थान है जहां पर 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है। तो आप देख रहे हैं कि ये वाला जो नॉर्थ पोल है जून में सूर्य के सामने है और सितंबर में भी सूर्य के सामने है, सितंबर माह में भी सूर्य के सामने है। लेकिन जैसे ही ये सितंबर के बाद अक्टूबर और अक्टूबर के बाद नवंबर दिसंबर में पहुंचते हैं तो अब देखिए ये 23.5 डिग्री झुकाव होने के कारण ये नॉर्थ पोल जो है अब कहां चला गया है? अब कहां चला गया है? अंधेरे में चला गया है। अब जो आप देख रहे हैं इसमें कि ये अंधेरे में चला गया, लेकिन अब कौन सा वाला पोल सा आपको दिखने लगा है? ये साउथ पोल जो है ये दिखने लगा है। साउथ पोल जो है ये दिखने लगा है। क्लियर? अब देखो यहां पर क्या अब स्थिति बनेगी इसको समझना। जैसे ये वाला हिस्सा रोशनी में है, ये वाला हिस्सा जो है रोशनी में है। जब ये वाला हिस्सा रोशनी में है तो ये वाला हिस्सा अंधेरे में है, स्वाभाविक सी बात है। लेकिन जो इसमें समझने वाला पॉइंट है वो ये कि अब आपको ये देखना है कि कौन सी रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ रही हैं और पृथ्वी का कौन सा हिस्सा सूर्य के सामने है। तो आप देख रहे हैं कि पृथ्वी का जो विषुवत रेखा से नीचे साउथ पोल वाला भाग होता है इसे क्या बोलते हैं? दक्षिणी गोलार्ध। तो दक्षिणी गोलार्ध सूर्य के सामने है, तो स्वाभाविक सी बात है कि दक्षिणी गोलार्ध में दिन क्या हो जाएगा? यहां पर दिन बड़ा हो जाएगा, दिन बड़ा हो जाएगा। जब दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़ा हो जाएगा तो दक्षिणी गोलार्ध में रात कैसी हो जाएगी? रात कैसी हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। रात छोटी हो जाएगी। जब यहां रात छोटी हो जाएगी
तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, ये उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध में रात कैसी हो जाएगी, रात बड़ी हो जाएगी, रात बड़ी हो जाएगी। जब उत्तरी गोलार्ध में रात बड़ी हो गई है तो स्वाभाविक सी बात है यहां पर दिन कैसा हो जाएगा, दिन कैसा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ध्यान रखना, एक बार अगर ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बन गया, क्वेश्चन कितना भी घुमाने का प्रयास करे, आप कभी भी ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं कर सकते हैं, बशर्ते आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। क्लियर? संख्या बहुत कम है, कहां भाग गए हैं सब लोग? क्या मध्य प्रदेश में बाढ़ आ गई है क्या? मध्य प्रदेश में अब तो स्थिति सामान्य हुई है कि नहीं हुई है भाई? जो लोग मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं वो जरा बताएं, मध्य प्रदेश की स्थिति सामान्य हुई है कि नहीं हुई है? अभी सामान्य होने में सर वक्त लगेगा, बिल्कुल वक्त लगेगा भाई। जब किसी का आशियाना अगर उजड़ जाता है तो आशियाना बनाने में कितना समय लगता है, ये तो आप लोग समझते ही हैं सभी लोग, है ना। चलो अच्छा, देखते हैं आगे। तो अभी तक ये समझ में आ रहा है सबको? अभी नहीं हुई है? अच्छा, हाँ हाँ हाँ, समझ में आ रहा है इतना? ये फिगर सबको समझ में आया? इसमें किस तरीके से एक्टिविटी होती है? रेड अलर्ट जारी है शिवपुरी में। अच्छा साहब, चलो 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 चलो, कोई बात नहीं सर। अब गुना में आ गई है, बहुत बारिश हो रही है। अरे उधर से बारिश इधर भी भेज दो भाई, कानपुर में तो बारिश ही नहीं हो रही है, उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में बारिश नहीं हो रही है। यहाँ पर जमीन में पानी की मात्रा कम हो गई है, इतना यहाँ पर पानी का अभाव है ना। कर रहे हैं श्वेता, डिफाइन कर रहे हैं। अच्छा, तो यहां तक सबका क्लियर हुआ। इसके बाद पृथ्वी जब आगे बढ़ते हुए कहां पर पहुंचती है, इस अवस्था पर आती है। तो जब पृथ्वी इस अवस्था में आती है तो अब देखो विषुवत रेखा यहां पर होगी और ये कर्क रेखा होगी, ये मकर रेखा होगी। क्लियर? ये मकर रेखा होगी, ये मकर रेखा होगी। अब इसमें आपको एक चीज वही वाली फिर समझनी है कि साहब रोशनी वाली, यानी कि सूर्य का प्रकाश कहां से कहां तक। देखो अब सूर्य का प्रकाश ये इस वाले हिस्से पर ज्यादा पड़ेगा, इस वाले हिस्से पर ज्यादा पड़ेगा, है ना। लेकिन यहां पर सूर्य की किरणें लंबवत किस पर रहेंगी? तो ध्यान रखना, देख रहे हैं आप, विषुवत पर लंबवत रहेंगी। और अवस्था क्या होती है? 21 मार्च की। ये डेट क्या रहती है? 21 मार्च पर सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत रहती हैं। ठीक है, विषुवत रेखा पर लंबवत रहती हैं। क्लियर? अच्छा, इसके बाद हमें यह समझना है कि आप लोगों ने देखा होगा कि परीक्षाओं में खूब प्रश्न बनता है कि पृथ्वी दीर्घ वृत्ताकार किस प्रकार की कक्षा में गमन करती है? दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में गमन करती है। अब एक पॉइंट यहां पर यह समझना कि पृथ्वी जब जून से चलना प्रारंभ की थी सितंबर की ओर, तब ये इस वाले हिस्से में क्या था? इस वाले हिस्से में क्या था? उत्तरी गोलार्ध में क्या था? उत्तरी गोलार्ध में मौसम कैसा होगा? तो ध्यान रखना, उत्तरी गोलार्ध में कैसा मौसम होगा? ग्रीष्म ऋतु होगी। अब यहां से हम ऋतुओं का भी यहीं से निकाल सकते हैं। इस फिगर को अगर आपने एक बार ठीक से कवर कर लिया तो आप ऋतुओं का भी कवर कर सकते हैं। यहां पर कैसी ऋतु होगी? ग्रीष्म ऋतु। लेकिन दक्षिणी गोलार्ध, इस गोलार्ध में क्या होगा? दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगी? देखो यहां पर सूर्य की किरणें जब 10 घंटे पड़ेंगी तो स्वाभाविक सी बात है यहां पर सूर्य की ऊष्मा कम समय तक पहुंचेगी, तो यहां पर तापमान भी कम रहेगा। तो यहां पर क्या होगा? यहां पर शीत ऋतु होगी। तो आपसे अगर पूछा जाए कि जब जून में उत्तरी गोलार्ध में गर्मी होती है तो दक्षिणी गोलार्ध में मौसम कैसा होगा? ठंडा होगा। बैठे बैठे आप पूरी पृथ्वी का मूल्यांकन कर सकते हैं। अच्छा, आप लोगों ने एक पॉइंट पढ़ा होगा कि पहले के बुजुर्ग लोग जो थे वो क्या करते थे? हवाओं को देखकर ही बता देते थे आज बारिश होने वाली है अथवा नहीं होने वाली है। वो कैसे? क्यों? क्योंकि उन्हें अनुभव था।
तो आपको भी हो सकता है, बशर्ते आपके पास कंप्लीट जानकारी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कंप्लीट जानकारी। तो देखो जरा, उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु। अब यहां पर क्या होगा? उत्तरी गोलार्ध में मौसम कैसा हो जाएगा? शरद ऋतु का हो जाएगा सितंबर आते आते। तो ये दरअसल इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जब आप फसलें पढ़ेंगे तो वहां पर भी इस चीज की आवश्यकता होगी, कौन से महीने में कौन सी फसल बोई जाती है, काटी जाती है। उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होगी तो दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होगी? बसंत ऋतु होगी। दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होगी? बसंत ऋतु होगी। इसी प्रकार से जब आप दिसंबर माह में पहुंचेंगे और दिसंबर माह के बाद जब पृथ्वी आगे गमन करेगी तो यहां पर ध्यान रखना, उत्तरी गोलार्ध की डिटेल मैं अंदर लिख रहा हूं। तो उत्तरी गोलार्ध में मौसम कैसा होगा? ठंडा होगा, क्योंकि सूर्य की किरणें किस पर लंबवत पड़ रही हैं? दक्षिणी वाले पे पड़ रही हैं। किस पर पड़ रही हैं? दक्षिणी वाले पे। तो जब उत्तरी गोलार्ध में मौसम ठंडा होगा तो दक्षिणी गोलार्ध में मौसम कैसा होगा? गर्म होगा। तो इधर क्या होगी? ग्रीष्म ऋतु। ध्यान रखना, जो मैंने इस लाइन के बाहर जो लिखा है ग्रीष्म ऋतु, जो मैंने इस लाइन के बाहर लिखा है, व्हाइट लाइन के बाहर, वो दक्षिणी गोलार्ध की डिटेल है, और जो इसके अंदर लिखा है वो उत्तरी गोलार्ध की डिटेल है। पॉइंट समझ पा रहे हैं सभी लोग? हाँ, अच्छा, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जब पृथ्वी मार्च से आगे बढ़ती है जून की ओर, ठीक है, तब क्या होता है? उत्तरी गोलार्ध में मौसम कैसा हो जाता है? बसंत का हो जाता है। उत्तरी गोलार्ध में ऋतु कौन सी होती है? बसंत ऋतु होती है। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में कैसा मौसम होता है? शरद ऋतु का होता है। कौन सी ऋतु होती है? शरद ऋतु होती है। ये बात सबके समझ में आई? इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर उसके बाद हम इसमें और भी जो क्वेश्चन बनने वाले हैं उन पर डिस्कस करेंगे। क्लियर हुआ? स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने? आगे बढ़े, आगे बढ़े हम लोग। चलो, अच्छा, फिर ठीक है। अब देखो इसमें और कौन कौन से प्रश्न बनते हैं। अब एक चीज तो आपको यह समझ में आ रही है कि जब पृथ्वी रोटेट होती है, घूमती है, फिर हम आ गए उसी पॉइंट पर, परिक्रमण पर आ गए। तो परिक्रमण गति जो होती है उससे क्या प्रभाव पड़ा पृथ्वी पर? तो आपने क्या देखा कि परिक्रमण गति से पृथ्वी पर यह प्रभाव पड़ा है कि ऋतुओं में बदलाव हो गया है। किसमें बदलाव हो गया है? ऋतुओं में बदलाव हो गया। तो इसीलिए परिक्रमण गति से क्या होता है? इसे वार्षिक गति भी कहते हैं, क्योंकि ये पूरी एक साल लेती है, वार्षिक गति भी कहते हैं। और इसके अलावा एक प्रश्न और बनता है, इसे इसी परिक्रमण गति के कारण ही क्या होता है? ऋतुओं में परिवर्तन होता है। ऋतुओं में परिवर्तन, ऋतुओं में परिवर्तन ऋतुओं में परिवर्तन किसके कारण होता है? परिक्रमण। तो ये क्वेश्चन अब आप निकाल पाएंगे बड़ी भली भांति, इस क्वेश्चन को आप निकाल पाएंगे। चलो फिर ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग ये देखते हैं जरा, ठीक है। अब देखो जरा, इसके बाद हम लोग बात करते हैं किसकी? अब पृथ्वी पर हम लोग एक पॉइंट और यहां पर डिस्कस कर लेते हैं, एक अपसौर और उपसौर वाला पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अपसौर और उपसौर वाला और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो कोई एक फिगर उठा लिया जाए, ये वाला देखो, इससे आपका क्लियर हो जाएगा, इससे आपका हो जाएगा, ठीक है। उपसौर और अपसौर, ठीक है। देखो अच्छा,
आप जानते हो एक प्रश्न बहुत एग्जाम में बनता है कि साहब अपसौर किसे कहते हैं, उपसौर किसे कहते हैं, और बड़े अच्छे अच्छे योद्धा इस क्वेश्चन को गलत कर लेते हैं, जो आज मेरी क्लास में यहां पर होंगे और जो ये कह रहे होंगे कि साहब ये तो सब मुझे आता है। और ध्यान रखना, वही बंदे जब एग्जाम हॉल में बैठते हैं और जब प्रेशर एग्जाम हॉल का होता है, उस एग्जाम हॉल के प्रेशर को मेंटेन नहीं कर पाते हैं और इस क्वेश्चन को गलत कर लेते हैं। समझ रहे हैं आप? तो ये क्वेश्चन आज के बाद कभी गलत नहीं होना चाहिए किसी का भी। अपसौर और उपसौर होता क्या है, ये आज के बाद कभी गलत नहीं होना चाहिए। कैसे? देखो, हालांकि हम समझ तो इसी फिगर से सकते हैं, लेकिन हम इसके अलावा भी एक दूसरा तरीका अपना सकते हैं। हम एक दूसरा तरीका अपना सकते हैं, और वो तरीका हम लोग ये अपना सकते हैं, ये वाला। देखो, अच्छा, इस पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं यहां से। जैसे मान लिया, जब पृथ्वी रोटेट होती है, ये सूर्य है, ये क्या है? सूर्य, ठीक, सन। और पृथ्वी इस प्रकार से रोटेट करती है, इस प्रकार से, ठीक है। पृथ्वी